हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्राचीन काल से देवी देवताओं की भक्ति हमारी परंपरा में समाई है। भक्ति की शक्ति दर्शाने वाली ये कहानी एक गरीब बहू गोपी की है, जो अपने ससुराल में अपनी माँ की दी हुई कृष्ण भगवान की मूर्ति को लेकर गृह प्रवेश करती है। बहू के हाथ में भगवान की मूर्ति देखकर पड़ोसनी कहती है, अरे वाह मालती, तेरी बहू तो अपने भगवान को साथ लाई है। चलो अच्छा है, कम से कम तेरी बहू की पाठ पूजा में तो रुचि है। सासू माँ, मैं अपने कान्हा जी को मंदिर में स्थापित कर दूं? पहले शादी के बाद की रस्में तो कर ले बहू। तेरे कान्हा जी कहाँ भागे जा रहे हैं? मेरा मतलब कान्हा जी की मूर्ति को सुबह नहा धोकर अच्छे से मुहूर्त में मंदिर में स्थापित कर लियो। हाँ ला बहू, तेरे कान्हा जी को तब तक मैं संभाल लेती हूँ। आंटी जी, आप पहले हाथ धोकर आइए, मैं ऐसे ही उन्हें आपके हाथों में नहीं दे सकती। हाय हाय, मेरे हाथों में कोई गंदगी नहीं है। तुझसे तो पूछ कर ही गलती कर दी। माँ, हमें कब तक दरवाजे पर ही खड़ा रहना होगा? अभी आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो हम अंदर आएं? हाँ तो मैंने कब मना किया? तभी सब अंदर जाते हैं। अगले दिन गोपी सुबह उठते ही नहा धोकर पहले कान्हा की मूर्ति को घर के अंदर मंदिर में स्थापित करती है और फिर कृष्ण भक्ति का गीत गाकर सुबह की पूजा करती है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। अरे बहू, तेरी नींद तो बड़ी जल्दी खुल गई। जय हो कृष्ण मुरारी की। बड़ी ही संस्कारी बहू दी है भगवान ने मेरी झोली में। कान्हा जी तो सब अच्छा ही करते हैं। सासू माँ, प्रसाद लीजिए। हाँ ला दे। अच्छा बहू, राजू अभी तक उठा नहीं क्या? सासू माँ, वो तो अभी तक सो रहे हैं। हाय हाय, ये नालायक। अरे जाकर जल्दी जगा दे उसे। शादी की वजह से 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी सेठ से। समय पर दुकान नहीं पहुंचा तो सेठ सुनाएगा और पगार काटेगा वो अलग। सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इन्हें जगाती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। गोपी का पति राजू एक सेठ की दुकान पर काम करता था, इसीलिए उनकी माली हालत बहुत ही गरीब थी। वो तीनों एक कच्चे मकान में रहा करते थे, जिसकी हालत जर्जर सी थी। गोपी अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ में लगाया करती थी। अरे ऐसे कैसे वो तुझे काम से निकाल सकता है? तू काम नहीं करेगा तो इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा माँ। मैंने सेठ को कितना कहा कि मुझसे काम ना छीने। अभी नई नई शादी हुई है मेरी, उसका कर्जा भी सर पर है। सेठ ने कहा दुकान में ज्यादा आदमियों की जरूरत नहीं है, तो तू कोई और काम ढूंढ ले। आप दोनों चिंता मत कीजिए, काम छीना है तो जल्द ही दूसरा भी मिल जाएगा। कान्हा जी पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। अरे काम क्या, सड़क पर पड़ा हुआ है जो मिल जाएगा, या तुम्हारे कान्हा जी मुझे काम दिलाएंगे? अरे बहू, वैसे ही उसका दिमाग गर्म है, तू क्यों बेकार की बातें करके उसे और गुस्सा दिला रही है? गोपी रसोई में चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक राजू काम की तलाश में कई जगह भटकता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। एक दिन वो थका हारा घर आता है। गोपी, गोपी पानी तो पिलाना जरा। अरे तेरी गोपी गई है मंदिर, लाती हूँ पानी में। यहाँ मैं काम की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ और ये पुजारन भजन कीर्तन में मस्त है। पति की हालत का तो कोई ख्याल ही नहीं है। वो ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी आरती की थाली लिए गोपी मंदिर से लौट आती है और राजू को घर पर देखकर उसे प्रसाद देती है। गुस्से में होने के कारण वो उसका हाथ जोर से झटक देता है, जिससे प्रसाद जमीन पर गिर जाता है। इस प्रसाद को खुद ही ठूस लो। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अपने गुस्से के चलते आपने भगवान के प्रसाद का भी अपमान कर दिया। गुस्सा न करे तो क्या करे? अरे बहू, तेरा पति परेशान है और तुझे पूजा पाठ से फुर्सत ही नहीं है। अरे उसकी मदद नहीं कर सकती तो कम से कम उसे दिलासा देने के लिए उसके सामने तो रहा कर। सासू माँ, मैं मंदिर जाने से पहले काम की तलाश में गई थी। एक बड़े घर की भली औरत ने मुझे काम पर रख लिया। इसका धन्यवाद करने के लिए मैं मंदिर गई थी। घर की गरीबी के हालात देखते हुए और आप सबकी परेशानी को समझते हुए मैंने काम करने का फैसला किया, ताकि इस बुरे वक्त में कान्हा की कृपा हम सब पे बनी रहे। उसकी बात सुनकर राजू वहाँ से गुस्से में चला जाता है। समय बीतता है। राजू को काम न मिलने से गोपी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू कटका किया करती और शाम को लौटकर संध्या पूजा कर घर के कामों में लग जाती। राजू के खाली बैठे रहने से
घर में आए दिन कलेश हुआ करता। एक दिन किसी बात पर गुस्से में आकर राजू गोपी पर हाथ उठा देता है। गोपी कान्हा की मूर्ति के सामने रोते हुए कहती है, हे कान्हा, मेरी भक्ति में आखिर ऐसी कौन सी कमी रह गई कि मेरे घर की ये हालत हो गई, इतने बुरे हालात हो गए। मैं हर दिन हर वक्त आपका नाम जपती हूँ। इन हालातों में मेरे परिवार पर अपनी कृपा करना। उसे यूं रोता देखकर कान्हा जी के चरणों से एक फूल उसके पल्लू में आ गिरता है। मूर्ति में एक प्रकाश चमकता है, जिसे देखकर गोपी आंखें बंद करके हाथ जोड़ कान्हा की भक्ति में खो जाती है और पूरी रात जप करती है। सुबह बिना कुछ खाए अपने काम पर निकल पड़ती है। थकी हारी जब वो घर आती है तो देखती है कि उसका पति बुखार में होने के कारण बिस्तर पर पड़ा है। तभी उसकी सास कहती है, अरे करमजली, कहाँ थी अब तक? यहाँ तेरा पति बुखार से तड़प रहा है। पर इन्हें अचानक बुखार कैसे हो गया? अचानक नहीं तो क्या, बताकर होता है बुखार। इतनी कड़ी धूप में काम के लिए भटकता है। तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगा? जा जाकर कुछ खाने को बना ला। पर सासू माँ, घर का राशन तो खत्म हो गया है। जो था उससे सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था। हाय राम, इस गरीबी से बदहाल जिंदगी में ऐसे हालात हो जाएंगे, कभी नहीं सोचा था। अभी ये क्या खाकर दवाई खाएगा? सासू माँ, परेशान मत होइए, थोड़ा दलिया रखा होगा, मैं वही बना देती हूँ। इतना कहकर भूखी प्यासी गोपी किचन में जाकर दलिया बनाती है। सबसे पहले वो एक कटोरी में दलिया लेकर कान्हा जी को भोग लगाती है और फिर 2 थाली में दलिया परोसकर सास और पति को देती है। तभी दरवाजे पर किसी बाबा की आवाज आती है, राधे राधे। हाय हाय, ये पाखंडी कौन टपक पड़ा? जा बहू, जाकर दरवाजा बंद कर दे। गोपी दरवाजे की तरफ जाती है और बाबा को देखकर उससे कहती है, माफ कीजिए बाबा जी, आपको दक्षिणा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे बेटी, पैसे नहीं है तो इस भूखे बाबा को भोजन ही करा दे। बाबा, दक्षिणा तो नहीं है, पर हाँ, घर में खाने के लिए दलिया जरूर बना है, आप उसी से अपना पेट भर लीजिए। आइए। इतना कहकर गोपी बाबा को घर के अंदर बुलाती है और उसके लिए अपने हिस्से का दलिया थाली में परोस कर ले आती है। बाबा दलिया खाकर डकार लेता है। तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, यहाँ अपने खाने के लाले पड़े हैं और तू इस पाखंडी को दलिया खिला रही है। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है बहन? तुम्हारे हिस्से का नहीं ठूसा, बल्कि अपने हिस्से का खाया है। उसके इतना बोलते ही मालती बाबा को घूर कर देखने लगती है। तभी एक प्रकाश चमकता है और बाबा की जगह वहाँ स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं और उन्हें देखकर गोपी उनके चरणों में बैठ जाती है। ऐसे हैरानी से मत देख मालती, तेरी बहू की शक्ति है ये, जिसके कारण तू मेरे दर्शन कर पा रही है। कान्हा जी, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई। गोपी, इतने कठिन हालातों में अपने पति और सास के तानों को सुनकर भी तुमने मुझ में अपनी आस्था नहीं खोई और पूरे मन से मेरी भक्ति की, जिसके कारण मुझे यहाँ आना ही था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, इस बात का स्मरण रखना। इतना कहकर भगवान कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोपी मंदिर में जाकर देखती है तो भोग लगाया हुआ दलिया वहाँ नहीं होता और किचन में आकर देखती है तो उसके हिस्से का दलिया मिठाइयों में बदल जाता है। तभी राजू का बुखार भी चला जाता है। सास और पति समझ जाते हैं कि ये सब गोपी की भक्ति की शक्ति से ही हो पाया है। समय बीतता है। अब राजू एक फैक्ट्री में काम करता है। गोपी भी घर के खर्च में मदद के लिए काम किया करती। साथ ही गोपी के साथ अब उसका पति और सास भी पूजा और आस्था में अपना ध्यान लगाने लगते हैं। निमकी देवी एक बहुत ही रंगीली मिजाज की औरत थी। 50 साल की उम्र में भी वो खुद को एक 20 साल की लड़की की तरह समझती थी। वैसे तो वो विधवा थी, लेकिन रहती बिल्कुल बन-ठन कर थी। उसके परिवार में उसका बेटा ओम और उसकी पत्नी शांति रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन निमकी देवी फेसबुक के जरिए एक अमर नाम के आदमी के संपर्क में आती है। निमकी और अमर
आए दिन एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दिन निमकी अमर से मिलने के लिए अच्छे से तैयार होकर जा रही होती है कि तभी उसकी बहू उसे रोकते हुए कहती है, माँ जी, आप इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हैं? अरे तेरे से मतलब है क्या? और हाँ, ये काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता मत काटा कर, समझी? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इस बुढ़ापे में इतने टौर मारकर भला कौन जाता है? अरे तू तो जलती है मेरी सुंदरता से। और हाँ, बुढ़ी होगी तेरी माँ। ओ बस रहने दीजिए, मेरी माँ को खुद से कंपेयर करना आपके बस की बात नहीं है। अरे हट पीछे और मुझे जाने दे। तेरे से बात करके मैं अपना कीमती समय खराब नहीं करना चाहती। तो जाइए ना, रुके किसके लिए हैं? निमकी वहाँ से चली जाती है और एक पार्क में अमर से मिलती है। अमर भी उसी की उम्र का होता है और उससे कहता है, तो निमकी जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी बहू और मेरा बेटा, बस हम लोग रहते हैं। और आपके घर में कौन है? जी मैं अकेला रहता हूँ। मेरी एक बेटी थी, उसकी मैंने शादी कर दी। वो अपने पति के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। अच्छा जी। तो आपको मैं कैसा लगा? जी मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे। वैसे आपको मैं कैसी लगी? अरे आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते हैं और अच्छा वक्त गुजारते हैं। थोड़ी ही देर के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। निमकी और अमर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन निमकी छुपकर अमर से फोन पर बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर शांति आ जाती है और बोलती है, वाह जी वाह, क्या बात है, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस उम्र में मेरी सास का अफेयर चल रहा है। अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। अरे क्या बकवास करे जा रही है तू? अरे जो सच है वही तो बोल रही हूँ माँ जी। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे तू शर्म कर बेशरम, मैं तेरी सास हूँ। मेरी सास बनने की कोशिश मत कर, वरना तेरी जबान खींच लूंगी। आज तो आने दीजिए इनको, आपका सारा काला चिट्ठा खोल के रख दूंगी। आखिर वो भी तो जाने कि उनकी माँ इस उम्र में क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे नास पीटी, अपनी औकात से ज्यादा बोल रही है तू। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, वाह। दोनों सास बहू में बहुत देर तक बहस चलती रहती है और शाम को जब ओम ऑफिस से घर आता है तो शांति ओम को उसकी माँ की सारी सच्चाई बता देती है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी माँ के पास जाकर उनसे गुस्से में बोलता है, माँ ये सब क्या है? अरे समाज में हमारा मजाक बनाओगी क्या? अरे क्या मतलब है तेरा? माँ इस उम्र में आप इश्क फरमा रही हो? अरे कुछ तो लिहाज करो अपनी उम्र का। मैं अमर जी से प्यार करती हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया जो शर्म करूँ। मैं आपको और उनको एक नहीं होने दूंगा। दोनों माँ बेटे में बहस होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और निमकी चुपके से घर में किसी को भी बिना बताए अमर से मिलने जाती है। तभी उसकी बहू की नजर उसकी सास पर पड़ जाती है और वो अपनी सास का पीछा करना शुरू करती है। थोड़ी ही देर के बाद निमकी एक पार्क में अमर के पास पहुंच जाती है, जहां अमर उसको एक बहुत ही सुंदर सा हार गिफ्ट करता है और अपने हाथों से उसको हार पहनाता है। और ऐसे में वो उससे बोलता है, निमकी जी, आप पर यह हार बहुत सुंदर लग रहा है। सबसे स्पेशल बात तो ये है कि ये हार मेरी बेटी ने खास आपके लिए भिजवाया है। वो कल इंडिया आ रही है आपसे मिलने। आपको कोई दिक्कत नहीं है हमारे इस रिश्ते से? जी नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश है कि कब हम दोनों एक होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम और अपनी बेटी के नाम कर दूं। अरे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए मुझे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ निमकी जी। जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शांति चुपचाप खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से वापस घर आकर ओम को निमकी की सारी बातें बता देती है और दोनों पति पत्नी निमकी का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब वो घर आती है तो शांति उससे बोलती है, आ गई अपनी प्रेम कथा को पूरा करके या कुछ और भी बाकी रह गया? अरे तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? ये मत भूल कि मैं तेरी सास हूँ। माँ आप उसको तमीज ना ही सिखाओ तो बढ़िया होगा। वाह बेटा वाह,
आज तेरे लिए तेरी बीवी ऊपर हो गई और माँ कुछ नहीं है तेरे लिए। ये सारी बकवासबाजी बंद करो माँ, और चुपचाप ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, और फिर आपका जो जी में आए वो करो। अच्छा जी, तो ये बात है। अगर प्यार से मांगता ना बेटा तो मैं तुझे अपनी जान दे देती, लेकिन अब तुझे मैं प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी नहीं दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे आपका वो घटिया आशिक वो करेगा ना अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम, कम से कम हमारी प्रॉपर्टी तो हमें दो, निकलो यहाँ से। ये घर मेरा है और शादी करने के बाद अमर जी यहीं रहेंगे मेरे साथ, और जिसको दिक्कत हो वो यहाँ से जा सकता है। ऐसे कैसे जा सकते हैं हम लोग? इस प्रॉपर्टी पर हमारा बराबर का हक है। अरे हक भी तभी मिलते हैं जब कर्म किए हुए वैसे। ऐसे ही उनमें बहस चलती रहती है और एक दिन निमकी अमर से शादी कर लेती है। साथ ही उसे और उसकी शादीशुदा बेटी रिया को अपने साथ घर ले आती है। ये सब देखकर ओम और शांति गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और ओम बोलता है, आखिर कर ही लिया आपने अपने मन की। अरे इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता आपको। ओ हेलो, अरे ये इनकी लाइफ है, ये कैसे भी जी सकते हैं, और प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने इनको अपनी मम्मी मान लिया है, तो बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम भी इन्हें अपना पापा मान लो। अरे ये कभी नहीं हो सकता, मैं इन्हें अपना पापा नहीं मानूंगा। अभी भी मौका है, जिसको दिक्कत हो रही है वो यहाँ से जा सकता है। बहुत सही किया माँ आपने, इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो। इसी तरह लड़ते झगड़ते समय बीतता जाता है और एक रात ओम अपनी माँ के कमरे में जाता है और तकिया लेकर निमकी का मुंह दबा देता है। तो वहीं निमकी भी अपने हाथ पैर मारकर किसी न किसी तरह अमर को जगा देती है। अमर गुस्से से ओम को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? दोनों ही आपस में मारपीट शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर निमकी गुस्से से ओम को थप्पड़ मारती है और घर से निकालने लगती है। तभी ओम उससे कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं, तू कभी नहीं सुधरेगा, इसीलिए तू अब यहाँ नहीं रह सकता। निमकी जी, एक मौका दे दीजिए इसको। थैंक यू पापा। निमकी उसे माफ करके एक और मौका दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शांति और ओम मिलकर फिर से निमकी को मारने का प्लान बनाते हैं। ऐसे ही एक बार निमकी कमरे में जब अकेली होती है तभी ओम उसकी कमरे में आता है और एक चाकू से निमकी पर वार कर देता है। तभी वहाँ पर अमर आता है और पुलिस को फोन करके उनकी सारी सच्चाई को बता देता है। साथ ही पुलिस ओम और शांति दोनों को ही गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देती है और इस तरह ओम को लालच के चलते ना ही घर मिलता है और ना ही परिवार। सारी जिंदगी उसे जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ती है। तो वहीं निमकी अपने पति अमर और बेटी रिया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सास के अफेयर की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सास? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। राधिका एक बहुत ही सुंदर और आजकल की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी, जिसे घर के कामों के साथ साथ बाहर के कामों को हैंडल करना भी बखूबी आता था। वो एक ओपन माइंडेड लड़की थी। उसके परिवार में उसकी माँ तन्नू और पिता मानव रहते थे। राधिका एक एयर होस्टेस का कोर्स कर रही थी और उसका ये कोर्स 1 महीने में खत्म होने ही वाला था। ऐसे ही एक दिन वो अपने इंस्टीट्यूट से थक हार कर घर आई। तभी उसकी मम्मी कहती है, आ गई मेरी बच्ची, ये ले पानी पी। हाँ माँ। अच्छा ठीक है, अब तू जाके फ्रेश हो जा और गर्मा गर्म खाना खा ले आके। अरे हाँ माँ। राधिका अपने रूम में जाती है और फ्रेश होकर फिर खाना खाने आती है। दोनों माँ बेटी खाना खाते हुए बातें करती हैं। अच्छा तो ये बता कि तेरा ये कोर्स कब तक होगा? होने वाला है बस, उसके बाद तो मैं एयर होस्टेस बन जाऊंगी और फिर आप लोगों को भी एरोप्लेन की सैर करवाऊंगी। अच्छा है, लेकिन तू ये काम करेगी तो घर पर कब तक आया करेगी? अरे माँ, आ जाया करूंगी कभी कभी जब फ्लाइट्स नहीं होंगी, और वैसे भी अभी थोड़ी जा रही हूँ मैं, तो अभी फिलहाल चिल करो और खाना खाओ। अरे ये क्या एकदम से मेरे मुंह में ठूस दिया तूने? खा लो, फिर मैं बाद में नहीं खाऊंगी। अच्छा एक काम कर दे, वो मैंने ना ज्वेलर को ना एक नेकलेस दिया था ठीक करवाने के लिए,
तो तू वो जाकर ले आ। ओके माँ, ले आऊंगी। राधिका अपनी माँ का हार लेने ज्वेलर के पास जाती है। फिर वो उसे वहाँ से लाकर घर आ ही रही होती है कि तभी रास्ते में आते वक्त राधिका के हाथ से नेकलेस का बैग दो चोर बाइक पर बैठकर खींचकर चलते बनते हैं। राधिका रोकते हुए उनके पीछे भागती है कि तभी प्रेम नाम के एक लड़के की नजर उस बाइकर्स पर जाती है और डंडा उठाकर वो उसकी बाइक के पहियों के बीच में डालता है, जिससे दोनों चोर गिर जाते हैं और प्रेम उनकी बहुत धुलाई करता है और राधिका का नेकलेस और बैग लाकर उसे वापस कर देता है। तभी राधिका उससे कहती है, थैंक यू सो मच उन दोनों चोरों से मेरी मॉम का नेकलेस बचाने के लिए। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था और कोई चोरी करेगा तो उसको सबक भी तो सिखाना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल। वैसे आपका नाम क्या है? माई नेम इज लव। ये कैसा नाम है? ओ, इतना अच्छा नाम तो है मेरा, प्रेम, क्यूट सा नाम। ओह, तो ऐसे बोलो ना पागल। एंड माई नेम इज राधिका। वाओ, हम दोनों के नाम साथ में काफी अच्छे लगते हैं, राधिका विद प्रेम। आप थोड़े मेंटल हैं क्या? फर्स्ट मीटिंग में ही फ्लर्ट कर रहे हैं? जब मौका मिले तब करना चाहिए, क्या पता लाइफ में कोई लव ट्रेजेडी हो जाए। कुछ भी। वैसे अब मुझे चलना चाहिए। ऐसे कैसे? आपका सामान बचाया है, छोटी सी ट्रीट तो दे सकती हो ना। वो क्या है ना, भूख भी बहुत लग रही है। ओहो, चलो फिर। दोनों पास के एक पिज्जा हाउस में पहुंचती हैं और राधिका 2 पिज्जा और कोक ऑर्डर करती है और फिर साथ में दोनों खाने लगते हैं। तभी प्रेम कहता है, वैसे आप क्या कर रही हैं फिलहाल? मैं एयर होस्टेस की पढ़ाई कर रही हूँ और नेक्स्ट मंथ से ही मैं फ्लाइट्स अटेंड किया करूँगी। और वैसे भी अब आपको मेरा नंबर चाहिए होगा, तो एक काम करो, पहले ही ले लो। अरे वाह यार, तुम तो मुझसे भी तेज हो। तुम्हारी बातों से एक बारी में ही पहचान लिया, तो अब मैं घर जाऊँ? ट्रीट तो तुम्हारी हो गई। हाँ जी, थैंक यू एंड नाइस टू मीट यू। राधिका अपने घर पहुंचकर वो नेकलेस अपनी मम्मी को देती है। अगले दिन प्रेम उसे कॉल करता है। हेलो, कौन? आई एम प्रेम, पहचाना आपने? ओह या, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। क्या आप मिल सकती हैं मुझसे प्लीज प्लीज प्लीज? ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन कहाँ? मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगा, आप वहीं आ जाना। कुछ देर बाद प्रेम और राधिका एक बोटिंग साइट पर मिलते हैं और बोटिंग करते हुए बात करते हैं। एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों की दोस्ती काफी अच्छे से हो जाती है। दोनों को एक दूसरे की बहुत आदत हो गई थी और एक दिन प्रेम उसे सरप्राइज देने के लिए रोमांटिक सी जगह पर ले आता है और अपनी बाहों में लेकर वहाँ से उस रूम तक ले जाता है और घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर देता है। ये देखकर राधिका बहुत खुश हो जाती है और उसके प्रपोज को हाँ करके उसे गले लगा लेती है और वक्त बीतता है। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं, लेकिन इसी दौरान राधिका की एयर होस्टेस की जॉब लग गई थी और वो बैग लेकर जाने लगती है। तभी प्रेम उससे शादी करने को कहता है। प्रेम, हम अभी शादी कैसे कर सकते हैं? तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है। हाँ राधिका, मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा अब मैं? मेरे दिल को तेरे दिल की जरूरत है। प्रेम, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन तुम ये समझ लो कि ये हमारा कोई लव टेस्ट है जिसमें हमें दूर होकर भी साथ रहना होगा, हमेशा एक दूसरे के दिल में। हम दोनों उस टेस्ट में जरूर पास होंगे और बहुत जल्द शादी भी करेंगे। आई लव यू प्रेम। आई लव यू टू राधिका। इतना कहकर वो एयरपोर्ट पर चली जाती है और अब वो फ्लाइट अटेंडेंट का काम करने लगती है। धीरे धीरे उसकी काबिलियत को देखकर उसे इंटरनेशनल फ्लाइट में भी काम करने को मिल जाता है, जिस वजह से अब वो हफ्ते भर कभी थाईलैंड, कभी श्रीलंका, कभी बैंकॉक के ट्रिप पर फ्लाइट अटेंड किया करती थी। साथ ही दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करते थे। टाइम मिलता था तो प्रेम और राधिका लैपटॉप पर वीडियो कॉल कर लिया करते थे। 5-6 महीने गुजर जाते हैं। प्रेम बिल्कुल अधूरा हो गया था। फाइनली राधिका को कुछ हफ्तों के लिए हॉलिडे मिलता है और वो वापस इंडिया आ जाती है और एयरपोर्ट पर सामने वो प्रेम को देखती है और उसे जोर से आकर गले लगाती है। दोनों बहुत रो रहे होते हैं। घर जाकर दोनों एक दूसरे के घर वालों को अपने रिलेशन के बारे में बता देते हैं।
2 दिन में ही दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। अगले दिन उसकी सास हेमा उससे कहती है, अरे बहू, मीठे में क्या बनाया है तुमने पहली रसोई में? हाँ माँ जी, मैंने रसमलाई और गाजर का हलवा बनाया है। ये लीजिए, खाकर तो देखिए। प्रेम को भी बुला ले बेटा। ठीक है माँ जी, आप जरा खाइए, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। राधिका उसे रूम में जैसे ही बुलाने जाती है, वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है, आ गई ना मेरी जान पकड़ में। अरे यार, क्या कर रहे हो? माँ जी आ जाएंगी, चलो छोड़ो मुझे। पहले अपने प्रेम को और प्रेम दो। जल्दी से नीचे आ जाओ, मैंने रसमलाई बनाई है तुम्हारे लिए, आकर खाओ। तुम ही मेरी मीठी मीठी रसमलाई हो, तुम्हें ही खाऊंगा। प्रेम, तुम पागल हो गए हो, जाने दो ना मुझे। नो। ठीक है, देती हूँ, रुको। दोनों किस करने के बाद आई है तुम्हारे लिए, आई है तुम्हारे लिए। आई है तुम्हारे लिए। आई है तुम्हारे लिए। आई है तुम्हारे लिए।